हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो मतलब पहली नजर में किसी को भी एक व्यंग्यात्मक कहानी या कोई चुटकुला लग सकता है। हाँ, बिल्कुल। जब मैंने भी इसे पहली बार देखा था तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। सही कहा। लेकिन इसके भीतर एक बहुत ही गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक परत छिपी हुई है। आज का हमारा पूरा फोकस जगदूत न्यूज की एक बहुत ही रोचक और मतलब कह सकते हैं हैरान कर देने वाली रिपोर्ट पर है। जो कि बिहार के खगड़िया जिले से आई है। हाँ, जहां हाल ही में गोल्डन जुबली फरकिया एस्टेट महामूर्ख सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी ये इनका 50वां महामूर्ख सम्मेलन था। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये कोई आम आयोजन नहीं है जहां लोग अपनी तारीफ सुनने आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक ऐसा मंच है जहाँ लोग बाकायदा मूर्ख कहलाने के लिए इकट्ठा होते हैं। और वो भी पूरे 50 सालों की एक अटूट परंपरा के साथ। देखिए, ये नाम ही अपने आप में हमारी मान्यताओं पर एक सीधा प्रहार करता है। महामूर्ख सम्मेलन मतलब आम तौर पर अगर हम देखें तो अकादमिक या सामाजिक सम्मेलनों की रूपरेखा कैसी होती है? जहां बड़े बड़े विद्वान और सत्ता में बैठे लोग अपना ज्ञान दिखाते हैं। एकदम सही। समाज का पूरा ढांचा ही इस बात पर टिका है कि इंसान खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार साबित करे। लेकिन एक ऐसा मंच जो आधी सदी से चल रहा हो, जहां मूर्खता का उत्सव मनाया जाता हो, वो समाज में हास्य और व्यंग की उस अहम भूमिका को दिखाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम्म, ये हास्य सिर्फ चुटकुलों तक सीमित नहीं है। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही जटिल प्रेशर वॉल्व की तरह काम करता है, जो समाज की घुटन और अहंकार को कम करता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। जब हम इस रिपोर्ट की गहराइयों में जाते हैं तो खगड़िया के नेशनल स्कूल परिसर में जो स्मृति शेष कमलेश्वरी प्रसाद वर्मा सभागार है, वहां जो कुछ हुआ वो मतलब हमारी सामान्य समझ को पूरी तरह चुनौती देता है। हाँ, वो पल वाकई हैरान करने वाला था। है ना? स्थानीय युवा राजा वर्मा के जरिए जगदूत न्यूज तक जो जानकारी पहुंची, उसमें सबसे बड़ा आहा मोमेंट वो था जब वहां उपाधियां बांटी जा रही थीं। इस आयोजन में जिला पदाधिकारी यानी डीएम नवीन कुमार को महामूर्खधिराज की उपाधि दी गई। और सिर्फ डीएम साहब ही नहीं। हाँ, बात यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस अधीक्षक यानी एसपी राकेश कुमार को मूर्खाधिपति की उपाधि से नवाजा गया। अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। जिला अधिकारी और एसपी जैसे पद तो प्रशासन के सबसे बड़े और गरिमामयी पद होते हैं। तो क्या एक सार्वजनिक मंच पर ऐसे महामूर्ख की उपाधि लेने से जनता के बीच उनका रुतबा या खौफ कम नहीं होता? मतलब क्या उनकी प्रशासनिक गंभीरता पर कोई आंच नहीं आती? ये सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि पारंपरिक रूप से हमारी जो नौकरशाही है उसे एक बहुत सख्त और आम लोगों की पहुंच से दूर रहने वाली संस्था माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इसे हमें मनोविज्ञान और जन प्रशासन के एक थोड़ा अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। जब सत्ता के सर्वोच्च पदों पर बैठे अधिकारी, जिनके एक हस्ताक्षर से पूरे जिले की व्यवस्था बदल सकती है, वो ऐसे सम्मेलन में आकर इन व्यंग्यात्मक उपाधियों को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, तो वो अपनी सत्ता को कमजोर नहीं कर रहे होते, बल्कि वो उसे एक मानवीय रूप दे रहे होते हैं। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। शक्ति के पदों पर बैठे लोगों का सार्वजनिक मंच पर खुद पर हंसना एक बहुत गहरे आत्मविश्वास को दिखाता है। ये बताता है कि उनके भीतर उस पद का कोई खोखला अहंकार नहीं है। अगर हम इतिहास में भी देखें ना, तो दरबारों में विदूषक रखने की परंपरा इसीलिए होती थी ताकि राजा को याद दिलाया जा सके कि वो भी एक इंसान ही है। हाँ, ताकि वो जमीन से जुड़े रहें। बिल्कुल। और आज के इस लोकतांत्रिक ढांचे में एक अधिकारी जो जनता के बीच बैठकर खुद को महामूर्खाधिराज कहलाने पर मुस्कुरा सकता है, वो दरअसल जनता और प्रशासन के बीच की उस अविश्वास की दीवार को तोड़ देता है। और इस आयोजन के बारे में बताएं कि विगत 50 वर्षों से किया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। इतने लंबे समय तक इस संस्कार को आप लोगों ने जीवित रखा है, इसके लिए आप सहर्ष धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ और भी लोग जो हैं उपस्थित हैं, मैं उन लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि होली शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे का पर्व है और ये पर्व का एक अपना इतिहास है। ये वाकई एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है कि सत्ता का मानवीकरण हास्य के जरिए कैसे होता है। और रिपोर्ट में ना एक और तथ्य है जो इस मानवीकरण वाली बात को और पक्का करता है। कार्यक्रम के उद्घाटन को समाजवादी परंपरा के साथ जोड़ा गया है जी। इसका उद्घाटन नगर थानाध्यक्ष यानी एसएचओ और पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार गुप्ता ने एक स्मारिका का विमोचन करके किया।
और उनके साथ पुलिस विभाग के कई और लोग भी थे, जैसे सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार। मतलब सोचिए, एक तरफ पुलिस प्रशासन का वो चेहरा है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती करता है, और दूसरी तरफ वही चेहरा एक हास्य मंच पर स्मारिका का विमोचन कर रहा है। ये जो समाजवादी परंपरा का उल्लेख है, ये इस आयोजन की मूल भावना को समझने की एक बड़ी कुंजी लगता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम समाजवाद के मूल सिद्धांतों को थोड़ी देर के लिए राजनीति से हटाकर सिर्फ सामाजिक संदर्भ में देखें, तो इसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? ऊंच नीच और शासक शासित के बीच की खाई को पाटना। सही बात है। तो जब एक महामूर्ख सम्मेलन को समाजवादी परंपरा का नाम दिया जाता है, तो ये एक बहुत स्पष्ट संदेश है कि इस सभागार के भीतर कोई पदानुक्रम या हायरार्की काम नहीं करेगी। बाहर की दुनिया में आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हो सकते हैं, डीएम हो सकते हैं या कोई दिहाड़ी मजदूर हो सकते हैं, लेकिन अंदर सब बराबर है। एकदम उस मूर्खता के उत्सव में सभी की हैसियत बराबर है। ये एक तरह का आदर्श क्षण है जहां समाज के सारे कृत्रिम विभाजन कुछ घंटों के लिए ही सही पूरी तरह से ढह जाते हैं। वहां कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि सबने अपना अहंकार बाहर ही छोड़ दिया है। और उस अहंकार को बाहर छोड़ने और इस पूरे बराबरी वाले माहौल को बांधे रखने के लिए मंच पर एक बहुत ही मजबूत एंकर की जरूरत होती है। ये जिम्मेदारी कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरविंद वर्मा ने बहुत खूबी से निभाई। जी बिल्कुल। रिपोर्ट ये भी प्रमुखता से बताती है कि डॉक्टर अरविंद वर्मा भारत सरकार द्वारा बेस्ट एंकर अवार्ड से सम्मानित हैं। उनके साथ वहां संस्थापक पत्रकार अरुण वर्मा, सुरेश पोद्दार और किरणदेव यादव जैसे कई गणमान्य लोग भी थे। लेकिन डॉक्टर अरविंद वर्मा के संचालन ने उस शाम को जिस तरह से एक दिशा दी, वो हास्य के नाम पर होने वाले फूहड़पन और एक उच्च स्तरीय व्यंग्य के बीच की लकीर को एकदम साफ कर देता है। एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित एंकर का खगड़िया जैसे छोटे शहर के कार्यक्रम को इतनी गंभीरता से संचालित करना इसके 50 सालों के सफर को भी न्याय संगत ठहराता है। संचालन कोई आसान काम नहीं है। ये सिर्फ अगली प्रस्तुति का नाम पुकारने की कला नहीं होती। एक अनुभवी और सम्मानित पत्रकार जब ऐसे व्यंग्यात्मक मंच का संचालन करता है, तो वो पूरे कार्यक्रम की नब्ज को अपने हाथ में रखता है। वो कैसे? देखिए, व्यंग्य एक बहुत ही दो धारी तलवार है। ये बहुत आसानी से किसी का अपमान करने या व्यक्तिगत आक्षेप की सीमा पार कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर वर्मा जैसे व्यक्ति की उपस्थिति ये तय करती है कि हास्य का स्तर बौद्धिक बना रहे। हाँ, वो मर्यादा बनी रहे। बिल्कुल। वे शब्दों के माध्यम से समाज की चेतना को झकझोरते हैं, और वो भी बिना किसी को आहत किए। आज के दौर में जहां हास्य बहुत ही सतही हो गया है, वहां एक सुसंस्कृत व्यंग्य परंपरा को इस तरह पेश करना कि डीएम से लेकर आम नागरिक तक सभी ठहाके लगाएं, ये सच में एक दुर्लभ कला है। और उस दुर्लभ कला का सबसे मारक उदाहरण डॉक्टर अरविंद वर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई नोट महिमा थी। रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम के बीच में उन्होंने एक नई और अत्याधुनिक आरती प्रस्तुत की, नोट महिमा यानी पैसे की आरती। ये बहुत ही शानदार रचनात्मक सोच है ना? इसके प्रस्तुत होते ही पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। इस दृश्य का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। आरती, जो सदियों से आध्यात्मिकता और लालच से मुक्ति का प्रतीक रही है, उसका इस्तेमाल आधुनिक समय के सबसे बड़े भगवान यानी पैसे के लिए करना, ये आज की इस भागती हुई पूंजीवादी दुनिया और कॉर्पोरेट संस्कृति पर बहुत बड़ा तंज है। जहां सफलता सिर्फ बैंक खाते की रकम से नापी जाती है, वहां ये नोट महिमा सिर्फ एक हास्य कविता नहीं, बल्कि आधुनिक समाज का सबसे कड़वा सच बन जाती है। ये वास्तव में साहित्य और व्यंग्य की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप सीधे तौर पर समाज के लालच या भ्रष्टाचार की आलोचना करते हैं, तो लोग अक्सर रक्षात्मक हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। बिल्कुल। उपदेश देना कभी भी समाज को बदलने का प्रभावी तरीका नहीं रहा है। लेकिन जब उसी लालच को नोट महिमा जैसी एक हास्यपूर्ण आरती बनाकर सामने रखा जाता है, तो श्रोता उस पर हंसता है, और वो हंसी दरअसल उस विडंबना की स्वीकृति है जिसमें हम सब जी रहे हैं। तो मतलब हंसने से उनका जो बचाव तंत्र है वो कमजोर पड़ जाता है। एकदम सही। हंसते हुए व्यक्ति का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम नहीं करता, और वो कड़वी सच्चाई सीधे उसके अवचेतन मन में उतर जाती है। ऐसे सम्मेलनों की कला सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक दर्पण है जिसे समाज के चेहरे के सामने बहुत चालाकी से रखा जाता है, ताकि वो अपनी ही कुरूपता पर हंस सके। और इस दर्पण को वहां कई और कलाकारों ने अपने शब्दों से चमकाया। मंच पर काव्य पाठ करने वाले कवियों की एक पूरी श्रृंखला थी। दरभंगा से आई कवयित्री ऋतु प्रज्ञा और रूपा ने अपनी रचनाओं से लोगों को खूब हंसाया। जी। उनके अलावा स्थानीय कवि कपीश्वर कपिल, सुखनंदन बिहारी और विनोद जायसवाल की कविताओं ने भी व्यंग्य के तीखे बाण छोड़े।
इन सभी कलाकारों और मीडिया कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुख्यधारा की मीडिया में अक्सर जो स्थानीय बोलियां और जमीनी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, उन्हें ऐसे क्षेत्रीय मंचों पर जगह मिलना सांस्कृतिक संरक्षण के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है। स्थानीय कवियों की भूमिका समाज के एक इतिहासकार की जैसी होती है। वे रोजमर्रा की जिंदगी की उन छोटी छोटी विसंगतियों और सामाजिक पाखंडों को पकड़ते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। दरभंगा या खगड़िया जैसे क्षेत्रों में काव्य पाठ की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। बिल्कुल। जब इन कवियों को ऐसे ऐतिहासिक मंच पर, वो भी जिले के शीर्ष अधिकारियों के सामने सराहा जाता है, तो ये सिर्फ उन व्यक्तियों का नहीं बल्कि उस पूरी साहित्यिक विधा का सम्मान होता है। स्थानीय भाषाओं का व्यंग्य हमेशा ज्यादा असरदार होता है क्योंकि इसका श्रोताओं के साथ जुड़ाव बहुत ही सीधा और जमीनी होता है। जमीनी जुड़ाव की इस बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो रिपोर्ट में एक ऐसा पहलू है जो इस आयोजन की विविधता को बिल्कुल एक सिनेमाई स्तर तक ले जाता है। आयोजन को सफल बनाने वाले लोगों की जो सूची है वो अपने आप में एक मिनी भारत की तस्वीर पेश करती है। वो कैसे? देखिए, राजा वर्मा, अरुण वर्मा और सोनी कुमारी जैसे नाम तो हैं ही, लेकिन फिर कुछ ऐसे नाम आते हैं जो सूची को बेहद अनोखा बना देते हैं। इनमें एक नाम है पूजा डॉन का। अच्छा। हाँ, और इसके ठीक बाद नाम आता है नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट आदर्श कुमार का, और फिर पूर्व सैनिक प्रिंस कुमार का। इन नामों का एक साथ होना बहुत दिलचस्प है। वाकई। एक पूर्व सैनिक जो अनुशासन का प्रतीक है, एक गोल्ड मेडलिस्ट जो युवा प्रतिभा है, और एक शख्सियत जिसका नाम पूजा डॉन है। समाज के ऐसे बिल्कुल अलग अलग वर्गों का एक महामूर्ख सम्मेलन के झंडे तले साथ आना इसकी असली सामाजिक गहराई को सामने लाता है। ये नाम सूची किसी भी समाजशास्त्री के लिए अध्ययन का बेहतरीन विषय है। ये साफ करता है कि ये आयोजन किसी एक विशेष वर्ग या जाति की बपौती नहीं है। जब एक पूर्व सैनिक और एक डॉन उपनाम वाला व्यक्ति और एक खिलाड़ी सब एक ही उद्देश्य के लिए साथ आ रहे हैं, तो ये साबित होता है कि हास्य एक सार्वभौमिक भाषा है जो सबको जोड़ती है। बिल्कुल। समाज अक्सर लोगों को उनके रुतबे के आधार पर अलग अलग खांचों में बांट देता है, लेकिन ऐसे मंच उन सभी खांचों को तोड़कर एक ऐसा साझा स्पेस बनाते हैं जहां सामुदायिक एकजुटता पनपती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये साझा स्पेस अब सिर्फ खगड़िया के उस सभागार तक सीमित नहीं रहा। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि इसका लाइव प्रसारण हुआ था। बिल्कुल। इस 50 साल पुराने ऐतिहासिक कार्यक्रम का सोशल मीडिया कर्मियों द्वारा सीधा प्रसारण किया गया, और इसका नतीजा ये हुआ कि देश विदेश के लोगों ने भी इस स्थानीय सम्मेलन का आनंद लिया। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है ना? एक तरफ 50 साल पुरानी एक ठेठ देसी परंपरा है जहां महामूर्ख की उपाधियां बट रही हैं, और दूसरी तरफ 21वीं सदी की अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक है जो इस पल को उसी समय कैलिफोर्निया या लंदन में बैठे किसी इंसान की स्क्रीन तक पहुंचा रही है। डिजिटल युग का ये प्रभाव इस बात को पूरी तरह से नकार देता है कि तकनीक सिर्फ पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देती है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि इंटरनेट की वजह से हमारी स्थानीय कलाएं विलुप्त हो रही हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन खगड़िया का ये उदाहरण एकदम विपरीत तस्वीर पेश करता है। यहाँ डिजिटल मीडिया एक पुल का काम कर रहा है। वो एक इतने हाइपर लोकल आयोजन को ग्लोबल ऑडियंस तक ले जा रहा है। तकनीक के माध्यम से ऐसे सम्मेलनों का डिजिटल स्पेस में दर्ज होना इन परंपराओं को अमर बना देता है। जो बात पहले सिर्फ कुछ 100 लोगों की स्मृति तक रह जाती, वो अब एक डिजिटल आर्काइव बन गई है। बिल्कुल, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी देख और समझ सकेंगी। इस पूरी चर्चा और रिपोर्ट को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये सम्मेलन सिर्फ कुछ घंटों के हंसी ठहाकों का कार्यक्रम नहीं है। ये समानता, कला और व्यंग्य का एक ऐतिहासिक उत्सव है जिसने खुद को जिंदा रखा है। और सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों का ये संदेश देना कि वे भी इस मानवीय कमजोरी का हिस्सा हैं, इसे एक असाधारण सामाजिक प्रयोग बनाता है। सही कहा। ये प्रयोग ये भी रेखांकित करता है कि मानव सभ्यता चाहे तकनीक में कितनी भी आगे निकल जाए, हमारी बुनियादी मानवीय जरूरतें नहीं बदलती, जैसे एक साथ बैठना, एक दूसरे की कमियों पर बिना द्वेष के हंसना। जब समाज पर तनाव और पदानुक्रम भारी पड़ने लगता है, तब व्यंग ही वो संजीवनी बनती है जो समाज को घुटन से बचाती है। खूब कहा आपने। इस गहराई भरे विश्लेषण ने इस स्थानीय खबर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। इस पूरी चर्चा से गुजरने के बाद एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेचैन करने वाला विचार सामने आता है। ये सोचने वाली बात है कि जब समाज का हर वर्ग, चाहे वो एक शक्तिशाली जिलाधिकारी हो या कोई साधारण नागरिक,
जब वो सब एक ही छत के नीचे बैठकर खुद के मूर्ख होने पर इतनी सहजता से हंस सकते हैं, तो क्या हास्य और व्यंग ही वो अंतिम और सबसे अचूक हथियार है जो दुनिया से अहंकार और सत्ता के इस पदानुक्रम को पूरी तरह नष्ट कर सकता है? क्या दुनिया की सारी बौद्धिक बहसों और डिग्रियों के बीच इंसान की असली बुद्धिमत्ता केवल इसी बात को स्वीकार करने में छिपी है कि हम सब के भीतर कहीं न कहीं एक महामूर्ख हमेशा मौजूद रहता है? इस गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।